हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले वीडियो की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में नॉस इक्वेशन के बाकी एप्लीकेशन कवर हुए थे और फैराडेज लॉ कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये हमने कंप्लीट कर रखा है। इससे अगले वाले वीडियो में अब इस वीडियो में हमें स्पेशली डिस्कस करना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ये अपना टॉपिक है। तो इसमें देखा जाए इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड लॉज जो है फैराडे ने जो दिया है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, इससे पहले वाले वीडियो में। अब हमारा जो अगला डिस्कशन इस वीडियो के रिगार्डिंग है ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है और इसके आगे वाले टॉपिक कुछ कवर होंगे इसमें। सबसे पहले ये देखिए, कभी भी कहीं पर अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने लिया है और इसके अंदर कोई हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सेल लगा रखा है, यहाँ कीज लगा रखा है और इसको कनेक्ट कर रखा है। पॉजिटिव प्लेट से जोड़ेंगे ये एनोड और नेगेटिव प्लेट वाले पार्ट को हम लोग कैथोड का नाम देते हैं, ये नाम देते हैं। और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का या तो मोल्टेन फॉर्म लिया जाता है या एक्वस फॉर्म लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो अभी देखो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रोडक्ट देगा, यानी एनोड पर कैथोड पर क्या अपने को मिलेगा, सोल्यूशन में क्या बनेगा, इसी का डिस्कशन अपने करना है स्पेशली। तो मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि दो तरह का डिस्कशन हमारा होगा। एक तो जो हम इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करें, ये इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करें। ध्यान देना, हमारे क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात की जाएगी, और आपको बता दूं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड या तो प्लेटिनम का होगा या ग्रेफाइट का होगा। ध्यान रखना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रोड की तरह से काम भी करेंगे और ये इनर्ट हैं, मतलब रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये केवल रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के लिए इलेक्ट्रोड का काम करेंगे, रिएक्शन के लिए साइट देंगे, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन करेंगे। इतना काम केवल प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का होगा। लेकिन अगर कहीं पर इलेक्ट्रोड कॉपर का लगा दिया जाए, सिल्वर का लगा दिया जाए, गोल्ड का लगा दिया जाए, एल्यूमिनियम का लगा दिया जाए, तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं और वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हमारा जो इनिशियल डिस्कशन पूरा का पूरा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कशन तो मैं करूंगा, लेकिन उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड का भी एक्टिव इलेक्ट्रोड की भी कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा। सपोज कर लीजिए कि हमने, मान लो कि अगर हमने एग्जाम्पल सपोज करो NaCl ले लिया और NaCl मोल्टेन ले लिया। सपोज करो मोल्टेन का मतलब NaCl तो सॉलिड होता है, सबको पता है। इतना हाई टेम्परेचर इसको दे दिया जाए जिससे कि ये मेल्ट हो जाए, और आपको पता है कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर मेल्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पर देखा जाए और नेगेटिव, ये दोनों केस में ये बनेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं ये इनर्ट नेचर के हैं। इनर्ट नेचर इन द सेंस प्लेटिनम का या ग्रेफाइट, अगर ये वर्ड है कहीं पर या कहा गया इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो आप समझिए कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल रिएक्शन को होने के लिए प्लेस देगा, जगह देगा। ये काम केवल इसका होगा। अब जैसे देखो, इसी केस में अगर हम ये लेते हैं एट कैथोड, और आपको सबको पता है कैथोड जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, जितने भी कैथोड प्लेट है नेगेटिवली चार्ज है और इस पर पॉजिटिव आयन का मूवमेंट होगा। और चूंकि हमारे पास पॉजिटिव आयन अकेला Na+ है, तो यही जो Na+ है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव प्लेट पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो सोडियम सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर नेगेटिव प्लेट पर यानी कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है। और अगर हम एट एनोड की बात करें, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर आपको सबको पता है नेगेटिव आयन का मूवमेंट होगा, और नेगेटिव आयन हमारे पास है Cl-। ये देखा जाए ये इस पॉजिटिव प्लेट पर जा करके पहले तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके देखा जाए ये न्यूट्रल होकर के गैस में कन्वर्ट होगा Cl एटम में,
और 2 Cl एटम आपस में मिलकर के सबको पता है Cl2 बना देंगे। अगर आपके सामने कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि NaCl मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट होगा क्योंकि सॉलिड है, और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी क्योंकि क्लोरीन गैस है। तो मतलब ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रोड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इनर्ट नेचर का है, प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगाने के बाद की ये सिचुएशन है। लेकिन अगर यहीं पर आपके सामने हमारे सामने एक क्वेश्चन हम आपके सामने रख दें, सपोज करो ये तो मैंने मोल्टेन NaCl का केस लिया है, अगर हम मान लिया जाए कि एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया, मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 पर अगर हम NaCl को ले लेते हैं लेकिन एक्वस फॉर्म में लेते हैं, एक्वस फॉर्म, ध्यान रखना एक्वस NaCl, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा जो डिस्कशन है तो ध्यान रखना, अब एक्वस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक से ज़्यादा बनेंगे क्योंकि वाटर भी जो है अपना वो भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देगा। अलग बात है कि वो स्मॉलर अमाउंट में प्रोवाइड करेगा, स्मॉलर अमाउंट में देगा। तो अगर हम देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके चलना चाहेंगे, NaCl को लेंगे लेकिन अब ये एक्वस लेकर के चलेंगे। तो आपको पता है वाटर में डिजॉल्व करते से ही Na+ और Cl- देखिए एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और साथ में हमारा जो H2O है जो लिक्विड फॉर्म में है ये भी बहुत कम अमाउंट में H+ आयन दे देगा और OH- आयन दे देगा। ये हमारे सामने सिचुएशन बनेगी। अब आपको दिख रहा है कि 2 टाइप के देखिए पॉजिटिव आयन हमारे सामने हैं और 2 टाइप के हमारे पास नेगेटिव आयन है, लेकिन मूवमेंट किसी एक का होगा, दोनों का मूवमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखा जाए एट कैथोड, ध्यान रखना कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन का मूवमेंट होना है, और पॉजिटिव आयन देखो Na+ है और H+ है। आप सबको मैं बता दूं कि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसके बिलो सोडियम की पोजीशन है। मतलब क्या है कि एक्टिविटी सीरीज में कोई भी अगर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होना होगा किसी भी कैटायन या एनायन को, तो ऐसे केस में हमारे पास 2 चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारा रखना क्या है, स्पेशली ये ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन क्या है आयन का, वो उस पर डिसाइड करेगा। दूसरा एक्टिविटी सीरीज में पोजीशन क्या है हमारे उस पर्टिकुलर आयन की। यहाँ पर कैथोड पर देखिए सोडियम आयन और H+ आयन में, अब यहाँ पर कैथोड पर जाकर के इस कैटायन को इलेक्ट्रॉन लेना है, एक्सेप्ट करना है, मतलब इसका रिडक्शन होना है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना है। अब इसमें देखा जाए Na+ तो इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से करेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूजिंग बिहेवियर हाई है तो एक्सेप्टिंग बिहेवियर लो होगा, और H+ का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूजिंग बिहेवियर Na के रिस्पेक्ट में हाई है तो उसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूजिंग लेस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग हाई होगा। तो हमारे कैथोड पर हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा ना कि Na+ का मूवमेंट होगा। तो देखो इक्वेशन बैलेंस करने की बेसिस पर सीधे मैं 2H+ लेके दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने एक्सेप्ट करा दिया इसको, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हमारे कैथोड पर देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। और एट एनोड, ध्यान रखना एनोड जो कि पॉजिटिव है, अब यहाँ पर पॉजिटिव पे हमारे पास एक तो Cl- और एक OH- 2 है। अब यहाँ पर देखना एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर OH- का मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि OH- का मूवमेंट इसलिए कम से कम होगा क्योंकि H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब H2O सबको पता है कि 550 लाख H2O मॉलिक्यूल में सिंगल H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, तो इतना कम OH- आयन बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में Cl- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन फैक्टर वर्क करेगा। इसलिए देखा जाए सीधे हम 2Cl- इक्वेशन बैलेंस करने की बेसिस पे ले रहे हैं। देखो क्लोरीन गैस बन जाएगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगी, ये इलेक्ट्रॉन आपका एनोड एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, और यहीं पर देखा जाए सोल्यूशन के अंदर Na+ यहाँ पर और Cl- ये दोनों देखो सोल्यूशन बच गए, तो ये दोनों NaOH बना देंगे। मतलब हमारे सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये ध्यान में रखने की जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन एक चीज यहीं पर और आपको समझा दूं कि अगर आपने NaCl का सोल्यूशन तो ले रखा है, लेकिन अगर ये सपोज करो वेरी डाइल्यूट, मतलब क्या है कि आपके जो NaCl का कंसंट्रेशन है ये बहुत कम है, सपोज कर लो अगर ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाए कहीं पर ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी देखो Na+ और Cl- तो बनेगा, साथ में वाटर अपना देखो H+ और OH- देगा,
यहाँ पर जो आपके सामने एनोड रिएक्शन है, ये तो एज, यहाँ पर कैथोड रिएक्शन जो है ये तो एज इट इज होगी एट कैथोड। कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सबको पता है पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन आपका H+ आयन मूव करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया जाए और यह हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन एट एनोड, अब यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से Cl का मूवमेंट यहाँ हुआ था, और हमने वेरी डाइल्यूट मतलब NaCl का सोल्यूशन तो बनाया है वाटर में, लेकिन कंसंट्रेशन को बहुत लोअर हमने रखा है, बिल्कुल मिनिमम रखा है। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि Cl- का भी कंसंट्रेशन यहाँ पर कम से कम होगा। तो अब एक्टिविटी सीरीज की बेसिस पर अपना जो OH- का मूवमेंट होना चाहिए वो OH- का मूवमेंट होगा। तो अब एनोड पर देखा जाए Cl- का मूवमेंट ना होकर के OH- का मूवमेंट होगा। यहाँ पर देखिए OH- यहाँ पर जाके पहले न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन एनोड एक्सेप्ट कर लेगा, और ये हमारे पास जो 4OH रहेंगे ये देखिए जस्ट 2H2O बना देंगे और प्लस O2 यहाँ पर ये लिबरेट हो जाएगी। तो हमारे कहने मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन देखो लिबरेट होगी। यहाँ पर कैथोड पर देखिए हाइड्रोजन लिबरेट होगी और एनोड पर देखा जाए क्लोरीन लिबरेट होगी। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको जरूर इसको समझना चाहिए। देखा जाए बहुत अच्छे समझना, बहुत नॉर्मल चीजें हैं लेकिन क्लियर होना ही चाहिए, मेरे कहने का पर्पज ये है। आगे हम और भी इसका डिस्कशन करेंगे, इसके से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेंगे। अगर हम NaCl मोल्टेन लेके चल रहे हैं तो हमारे पास एक कैटायन एक एनायन है, तो सोडियम आयन नेगेटिव प्लेट पे चला जाएगा, क्लोरीन आयन पॉजिटिव प्लेट पे चला जाएगा, वहां जाकर के डिस्चार्ज होकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन हमारा NaCl अगर एक्वस है और कंसंट्रेशन NaCl का ज़्यादा है, तो ऐसे केस में पहले देखो कैथोड पर हाइड्रोजन को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से H+ आयन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर ज़्यादा है, इसलिए H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन मूव करेगा। और एनोड पर देखा जाए Cl- है। अब यहाँ पर मैंने क्या समझाया था, एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर Cl- का मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन OH- का बहुत कम है, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके रिस्पेक्ट में Cl- का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन फैक्टर वर्क करेगा। Cl- देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट होगा और सोल्यूशन के अंदर NaOH बन जाएगा, NaCl का सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए यही NaCl का सोल्यूशन वाटर में डिसॉल्व किया गया, लेकिन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब क्या है, NaCl का कंसंट्रेशन बहुत कम रखा गया है, तो ऐसे केस में देखा जाए सिचुएशन तो आयन वाली सेम वही वही बनेगी, लेकिन अब कैथोड पर तो हाइड्रोजन हमारा लिबरेट होगा ही होगा। एनोड पर चूंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर Cl का ज्यादा था इसलिए Cl का मूवमेंट हुआ था। अब चूंकि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होने के नाते Cl- का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो एक्टिविटी सीरीज की बेसिस पर OH- को मूव करना चाहिए, तो OH- मूव करेगा एनोड पर। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव आयन मूव करेगा। अब यहाँ पर Cl- का ना मूवमेंट होकर के OH- का मूवमेंट होगा। अब ये वहां पर जाकर के न्यूट्रल हो जाएगा और 4OH, यहाँ पर देखा जाए इक्वेशन बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर 4OH को भी ले सकते हो, अगर आप बैलेंस नहीं करना चाहो तो भी इक्वेशन राइट है। यहाँ पर 4OH देखो 2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। तो अगर हमें ये कहा गया कि NaCl का एक्वस सोल्यूशन, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होनी है। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि NaCl का वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन लिया गया है, तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन लिया जाएगा, तो ये सिचुएशन आपके सामने रखनी पड़ेगी, आपको ये दिमाग में रखने की जरूरत पड़ेगी। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। इसी तरह से देखा जाए, थोड़ा सा हम और आगे डिस्कशन करें, एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसी भी ऐसे सॉल्ट को अगर लिया जाए और उसका मोल्टेन स्टेज लिया जाए और इलेक्ट्रोड, हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं ये इनर्ट नेचर वाले लिए जाएं, प्लेटिनम के ग्रेफाइट के लिए जाएं, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा केवल कैटायन एनायन का मूवमेंट होगा। जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 को लेके चलें, मान लो हमने PbBr2 को ले रखा है और ये मोल्टेन, अब आपको देखने से लग रहा है कुछ नहीं अलग होना है, Pb++ और 2Br-, क्योंकि PbBr2 अगर आपने ले रखा है मोल्टेन मेल्ट, तो लेड आयन और ClBr- और एक कैटायन एक एनायन बनेगा। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, कैटायन को नेगेटिव प्लेट पर डाल दो, भेज दो, और एनायन को पॉजिटिव प्लेट पर डाल दो। एट कैथोड, सबको पता है कैथोड नेगेटिव है, यहाँ पर हमारा लेड आयन देखो मूव करेगा Pb++,
इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और चूंकि लेड सॉलिड होता है इसलिए ये सॉलिड के फॉर्म में कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। और एट एनोड, एनोड जो कि पॉजिटिव है, यहाँ हमारा नेगेटिव आयन मूव करेगा 2Br माइनस, ये देखो Br2 बन जाएगा। हाई टेम्परेचर की वजह से ये गैसियस फॉर्म में रहेगा, और अगर टेम्परेचर को लो हो जाएगा तो पता है ब्रोमीन एक लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये लो टेम्परेचर की वजह से देखो चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो टेम्परेचर तो हाई रहेगा ही रहेगा, इसलिए Br2 यहाँ पर गैसियस फॉर्म में लिबरेट होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को कूल किया जाए, टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, तो हमारा ब्रोमीन ये एक्वस फेज, सॉरी लिक्विड फेज में, वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में अपने को मिलेगा। तो मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी अगर ऐसा सॉल्ट लिया जाए जो केवल सॉल्ट हो मोल्टेन कंडीशन में, इसका वाटर का सोल्यूशन नहीं लिया जाए, तो केवल एक कैटायन एक एनायन ही बनेंगे। और अगर हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट है, प्लेटिनम का या ग्रेफाइट का है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव आयन को कैथोड पर डाल करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा के न्यूट्रल बना दो, नेगेटिव आयन को एनोड पर आप डाल करके इलेक्ट्रॉन लूज करा करके न्यूट्रल बना दो। तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल सिचुएशन आनी चाहिए, ये नॉर्मल डिस्कशन होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे डिस्कस करना चाहूँगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो तीन चीज़ें बड़े कॉमन हैं, एक एग्जाम्पल और इनर्ट इलेक्ट्रोड का डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद एक्टिव इलेक्ट्रोड का एक आध एग्जाम्पल आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। अगर देखा जाए, मैं H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करा दूँ, सबको पता है H2O, और यहाँ पर देखा जाए एक काम हम कर सकते हैं आपको समझाने के हिसाब से। इस वाले जगह पर हम एग्जाम्पल नंबर 4 लें। अगर हम H2SO4 को ले रहे हैं, ध्यान रखना, और ये हमने वेरी डाइल्यूट ले रखा है। वेरी डाइल्यूट H2SO4 का मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत कम अमाउंट में, यहाँ पर देखा जाए H2SO4 का अमाउंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वाटर का है। तो आपको देखने से लग रहा है कि H+ और SO4 माइनस माइनस बनेंगे, और चूंकि सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो जो अपना वाटर है ये भी देखो H+ और OH- आयन देगा। अब देखो हाइड्रोजन आयन तो दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर सल्फेट आयन और यहाँ पर OH- आयन। तो अगर हमारा H2SO4 वेरी डाइल्यूट है, यहाँ पर देखिए एट कैथोड, कैथोड जो कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों में कॉमन है। तो सीधे मैं इक्वेशन बैलेंस करने के बेसिस पर यहाँ पर देखा जाए H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा करके, चूंकि हाइड्रोजन गैस है तो गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। और एट एनोड, एनोड चूंकि देखा जाए पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आयन का मूवमेंट होगा। चूंकि सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो SO4 के रिस्पेक्ट में OH- का देखो यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब यहाँ पर OH- का यानी OH- का मूवमेंट होगा, और एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से भी OH- को मूव करना चाहिए। तो दोनों बेसिस पर OH- का मूवमेंट होगा। इक्वेशन बैलेंस करने के बेसिस पर देखो मैं सीधे 4OH ले रहा हूँ, तो 4OH न्यूट्रल हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। देखिए 4OH- इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन एनोड एक्सेप्ट कर लेगा, और 4OH ये जस्ट 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस O2 हाइड्रोजन गैस देखो यहाँ पर बनेगी। तो एनोड पर हाइड्रोजन और कैथोड पर देखो, एनोड पर हमारा ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, अगर हमने H2SO4 को वेरी डाइल्यूट ले रखा है तो। लेकिन अगर यहीं पर देखा जाए, सिचुएशन को जरा और आगे बढ़ाया जाए, अगर हमने H2SO4 को ले रखा है लेकिन H2SO4 को कंसंट्रेट ले रखा, कंसंट्रेट का मतलब क्या कि H2SO4 का कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा रखा है, तो ऐसे केस में आपको देखने से लग रहा है कि H+, 2H+ और SO4 माइनस माइनस तो बनेगा। एक काम और हम इसमें कर सकते हैं कि H2SO4 का केवल एक यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट कराएं, दोनों H+ आयन इसके लिबरेट हो सकते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन लिबरेट भी हम करा सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहें। H+ एंड HSO4-, ये केस मैं यहाँ भी ले सकता था, H+ और HSO4- यहाँ भी बनाया जा सकता था, लेकिन इसका भी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर कुछ होना नहीं, क्योंकि HSO4- एज इट इज, जैसे यहाँ पर SO4 पड़ा हुआ है वैसे HSO4- भी एज इट इज पड़ा रहेगा। साथ में क्योंकि कंसंट्रेट का मतलब है कि H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा है लेकिन वाटर तो है, तो वाटर का देखिए हम लोग क्या करेंगे H+ और OH-। अब यहाँ पर देखिए सेम वही केस एट कैथोड, कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज है, और आपको देखने से लग रहा है कि जो कि यहाँ पर भी H+, यहाँ पर भी H+ दोनों से मिल रहा है, यहाँ पर सीधे 2H+ इलेक्ट्रॉन हमने इसको अवेलेबल करा दिया,
और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर लिबरेट हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत स्पेशली है एट एनोड वाले केस में। एनोड जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए अपना कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट होगी। एनोड पर ध्यान देना है। अब हमारे पास OH माइनस एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर यहाँ पर डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन HSO4 माइनस का ज़्यादा है, इसलिए अगर HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की वजह से HSO4 माइनस का मूवमेंट होगा। यहाँ पर देखिए सीधे मैं 2HSO4 माइनस को ले रहा हूँ एकदम एक साथ। इसमें देखा जाए 2HSO4 पहले तो न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ये इलेक्ट्रॉन देखो एक्सेप्ट कर लेगा एनोड। अब ये जब ये न्यूट्रल हो जाएगा, जो HSO4 स्पेशली है, तो ये हमारा H2H2O8 का फॉर्मेशन कर देगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर हम H2SO4 को कंसेंट्रेट लेके चलेंगे तो हमारा एक कैथोड का रिएक्शन तो दोनों जगहों पर देखो कॉमन है। यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन वेरी डाइल्यूट वाले केस में यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिबरेट होगी, लेकिन यहाँ पर वेरी डाइल्यूट वाले केस में एनोड पर OH माइनस का मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा। लेकिन अगर हमारा H2SO4 कंसेंट्रेट है तो उस केस में HSO4 माइनस का मूवमेंट होगा और ये पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी। तो अगर इतनी सी चीज़ें हमारे दिमाग में रख लिए जाएं और हम लोग समझ लें तो अपने को प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कोई स्पेशल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ध्यान रखना आप लोग। अब हम एग्जाम्पल इसके आगे लेना चाहेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ। अब तक तो हमारे पास जितने एग्जाम्पल थे सब में हमने इलेक्ट्रोड जो लिए थे, ये सब के सब इलेक्ट्रोड हमने इनर्ट लिए थे। मतलब इलेक्ट्रोड यहाँ पर देखा जाए रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, केवल रिएक्शन के लिए स्पेस दे रहा था। अभी तक तो हम लोग केवल इसकी बात कर रहे थे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर सपोज करो कि CuSO4 का सोल्यूशन ले रखा है और मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रखा है, ध्यान रखना कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रखा है। तो इस केस में देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि CuSO4 वाटर में डिजोल्व करते से ही अगला जो भी इसका एग्जाम्पल नंबर बनेगा। यहाँ पर देखो अगर हम अगले केस में चलते हैं, CuSO4 ले रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि Cu++ बनेगा और SO4 माइनस माइनस बनेगा, और साथ में देखा जाए वाटर तो है ही, H2O एक्वस बल्कि लिक्विड फेज है। इस केस में देखो H+ और OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो अब आपको देखने से लग रहा है यहाँ पर देखिए एट कैथोड जो कि नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन का मूवमेंट होगा और हमारे पास पॉजिटिव आयन देखो Cu++ है और H+ है। आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर देखा जाए हाइड्रोजन के ऊपर पोजीशन Cu++ की है, तो यहाँ पर मूवमेंट कैथोड पर Cu++ का होगा, इसका मूवमेंट होगा, ना कि इसका मूवमेंट होगा। तो हमारा जो Cu++ है ये देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल होकर के इस कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरी बात और एट एनोड जो कि हमारा पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर देखो हमारे पास SO4 माइनस माइनस और OH माइनस इनमें से किसी भी आयन का मूवमेंट देखा जाए हमारे पॉजिटिव प्लेट पर नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो हमने जो एनोड बना रखा है एनोड में हमारा कॉपर यानी हमारा एनोड जो कि एक्टिव मेटल का बना है इसलिए खुद पार्टिसिपेट करेगा। कहने का मतलब क्या है, जो कॉपर हमारा सॉलिड फॉर्म में स्पेशली है, ये देखो खुद Cu++ बन करके वाटर के अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो मेरे कहने का पर्पस सिंपली यहाँ पर देखा जाए कि सोल्यूशन में ये जो Cu++ यहाँ पर बने थे CuSO4 के हेल्प से, ये देखो नेगेटिव प्लेट पर जा करके वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएंगे, वहाँ पर न्यूट्रल होकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, और उतने ही अमाउंट में यहाँ से Cu++ बन करके सोल्यूशन में देखो वापस चला आएगा। मतलब एक तरह से कॉपर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, कॉपर को हम प्योर कर रहे हैं, यूं मान सकते हो। कभी भी अगर आपसे कहा जाए CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है एक्टिव इलेक्ट्रोड के हेल्प से, और हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन है, कॉपर इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोड है। तो इस केस में ध्यान रखना कि कैथोड रिएक्शन तो Cu++H+ में Cu++ का मूवमेंट होगा, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में कॉपर की पोजीशन हाइड्रोजन के अबव है।
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर H+ से ज़्यादा Cu++ का है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो गया और डिपॉजिट हो गया नेगेटिव प्लेट पर। पॉजिटिव प्लेट पर देखा जाए जो हमारा कॉपर था, ये कॉपर खुद Cu++ बन करके सोल्यूशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि चूंकि इलेक्ट्रोड एक्टिव है इसलिए एनोड पर किसी भी नेगेटिव आयन का मूवमेंट जो अपने वाटर के अंदर है, सोल्यूशन के अंदर है, किसी भी नेगेटिव आयन का मूवमेंट नहीं होगा, बल्कि हमारा एनोड इटसेल्फ देखो डिसॉल्व हो जाएगा, कैटायन बन करके सोल्यूशन में डिसॉल्व होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज कर देगा। तो ये सिचुएशन हमारे सामने चलती रहेगी। ध्यान रखने की जरूरत स्पेशली ये है। अगर यहाँ पर हम AgNO3 का सोल्यूशन ले लें और सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा दें तो एनोड पर सिल्वर का मूवमेंट होगा, सिल्वर देखा जाए सिल्वर आयन बन करके सोल्यूशन में आएगा, और कैथोड पर देखा जाए Ag+ आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पर सिल्वर की रिफाइनिंग हो जाएगी। एक तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग स्टेप जो हम लोग अप्लाई करेंगे, आगे आप लोगों को मेटलर्जी स्टेप में फिर से मिलेगा पढ़ने के लिए, वहां पर ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हमारे काम का होगा। अब हमारे इतने कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सबको समझ में आते हैं तो फिर इसमें आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब है इससे ज़्यादा क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में कभी आते भी नहीं, और हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर कर रखा है। इतने टाइप की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अब आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसके आगे देखा जाए हम अगले केस पर आएंगे, बैटरीज की तरफ थोड़ा मूव करेंगे और उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। बैटरी की तरफ देखा जाए डिस्कशन करने का हमारा पर्पज स्पेशली यहाँ पर ये बड़ा सिंपल सा केस है। बैटरी की तरफ मूव करूँ मैं, सबसे पहले देखिए बैटरी होती क्या है, आप लोगों को इसका क्लियर होना चाहिए। देखिए बैटरी जो होती हैं बैटरीज, मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। देखो बैटरी कुछ अलग नहीं है, बैटरी का सिंपल मतलब स्पेशली ये है जो अपने को डिस्कस करना है। स्पेशली यहाँ पर देखा जाए ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं और सीरीज ऑर्डर में इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर सीरीज ऑर्डर में हम कनेक्ट कर दें तो कनेक्ट करने से क्या होगा, उनका वोल्टेज बढ़ जाएगा और हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो उसी यानी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन अ सीरीज ऑर्डर आर नोन एज बैटरीज। क्या बैटरीज हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन अ सीरीज ऑर्डर, सीरीज ऑर्डर में हम इनको कनेक्ट करेंगे तो उससे हमारा बैटरी का फॉर्मेशन होगा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर डिस्कशन किया जाए तो वही सेम चीज बैटरी है, लेकिन उसमें कई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज ऑर्डर में यानी एक के साथ एक अरेंज है। अब एक चीज समझाना चाहूंगा, देखिए बैटरी में दो केस आएंगे। एक तो देखो प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरीज। अब देखो प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, जिनको हम केवल एक बार चार्ज कर सकते हैं, एक बार हम यूज कर सकते हैं। जैसे मार्केट से आप ड्राई सेल ले आते हो, अपने रिमोट में लगाने के लिए हम लोग सेल ले आते हैं, घड़ी में लगाने के लिए, वॉच में लगाने के लिए मार्केट से सेल ले आते हैं। 5-6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो अपने को वो सेल फेंकना पड़ता है। यहाँ देखा जाए अब आज के टाइम में बटन सेल हैं जो देखा जाए ज़्यादातर स्पेशली बच्चों की डिवाइस खिलौनों में लगते हैं या हियरिंग डिवाइस में लगते हैं या इस तरह की चीज़ों में लगते हैं। तो वो सब चीज़ें देखा जाए वो सब हमारी प्राइमरी बैटरीज में आएंगी। कहने का पर्पस क्या है, ये केवल एक बार यूज़ होती हैं, उसके बाद अगर ये डिस्चार्ज हो गई तो अपने को फेंकना पड़ता है, अपने को फिर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो प्राइमरी बैटरीज का मतलब क्या है, जो सिंगल यूज़ वाली हैं, एक बार हम यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे देखा जाए सेकेंडरी, सेकेंडरी बैटरीज। यहां पर देखा जाए इसमें एक तो हमारा ड्राई सेल, ड्राई सेल, यहां पर देखा जाए मरकरी सेल, मरकरी सेल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पेशली। अभी इसका डिस्कशन डिटेल में भी अपने करना, ड्राई सेल क्या है, मरकरी सेल क्या है, कैसे बने होते हैं। सेकेंडरी बैटरीज में देखा जाए ऐसे बैटरीज हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्पेशली देखा जाए जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब जो रिचार्जेबल होती हैं। घर में देखा जाए इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है वो सेकेंडरी बैटरीज हैं, लेड स्टोरेज बैटरी का नाम देते हैं। अपने 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में देखा जाए इस तरह की बैटरीज लगी होती हैं जो कि चार्ज हो जाती हैं, मतलब एक बार डिस्चार्ज होने के बाद भी दोबारा वो बार बार उनको हम चार्ज करके रीयूज कर सकते हैं, दोबारा हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब सेकेंडरी बैटरीज का मतलब जो रिचार्जेबल हैं,
जो रिचार्ज हो सकती हैं। इसमें देखो लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी देखो इसमें, निकेल कैडमियम बैटरी, कैडमियम बैटरी, ये सब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल हैं जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो मैं समझाना स्पेशली चाह रहा हूँ सेकेंडरी बैटरीज क्या हैं। सबसे उसके बाद देखा जाए प्राइमरी बैटरी हो या सेकेंडरी बैटरी हो, ये होनी किस टाइप की चाहिए। आप सबको पता है कि इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे प्राइमरी बैटरी हो या सेकेंडरी बैटरी हो, लाइट वेट होनी चाहिए कहने में, जिससे हम आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। मान लो अगर इनका वेट बहुत हैवी है, ट्रांसपोर्ट करना ही भारी है, तो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगी। दूसरे नंबर पे देखा जाए लंबे टाइम तक अपने को करंट दें। ऐसा ना हो कि हम बैटरी यूज़ करें और पता चला कि 15-20 दिन में बैटरी ख़त्म हो गई। मतलब एक लंबे टाइम तक 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, ऐसे लंबे टाइम तक अपने को हम इनको यूज़ कर सकें, ऐसी होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, कह सकते हो लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। और अगर हमारी बैटरी यूज नहीं हो रही हो तो उस समय में देखा जाए ये बेकार ना हो। मतलब क्या कि ऐसा ना हो कि कोरोड हो जाए और फिर बैटरी हमारे किसी काम की नहीं है। मान लो अगर हम इन्वर्टर की बैटरी, अगर हम इन्वर्टर मान लो साल भर यूज़ ना करें तो हमारी बैटरी साल भर में बेकार हो जाए। तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। जब हम यूज़ करें तो उसके अंदर कोरोजन या उस तरह की दूसरी चीज़ें आएँ, अदरवाइज बैटरी हमारी लंबे टाइम तक वर्क करे, चाहे यूज़ किया जाए या ना यूज़ किया जाए। तो वही कुछ सिचुएशन है, मतलब एडवांटेज होना चाहिए बैटरी के रिगार्डिंग। अब हमारा डिस्कशन एक एक करके देखो, हम ड्राई सेल को डिस्कस करेंगे पहले, फिर मर्करी सेल का डिस्कशन होगा, फिर हम सेकेंडरी बैटरीज की तरफ मूव करेंगे वन बाई वन। तो बैटरी होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सीरीज ऑर्डर में एक कॉम्बिनेशन है। बस इतना सिंपली ध्यान में रखने की जरूरत है। अब थोड़ा सा हम लोग स्पेशली यहाँ पर प्राइमरी बैटरी की तरफ पहले दोनों का डिस्कशन कर लेंगे और फिर हम इसके बाद देखा जाए सेकेंडरी बैटरी की तरफ आगे मूव करेंगे। तो पहले देखा जाए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राई सेल को लेके चलेंगे। ड्राई सेल, एक चीज समझाना चाहूँगा, ड्राई सेल को देखा जाए हम लोग पेंसिल सेल और ये सब जो नाम देते हैं, घर में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। अपने रिमोट में, अपने देखा जाए जो वॉच घर में लगी होती है बड़ी वाली, इसमें, या इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, पहले तो टेप रिकॉर्डर, रेडियो सब में यूज़ होते थे, लेकिन आज की टाइम में एक तरह से वो हिस्टोरिकल होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी रिमोट और ये सब कॉमन है जिनमें हम ड्राई सेल को यूज़ करते हैं। अब ड्राई सेल में देखो होता क्या है, बड़ा सिंपल सा एक अरेंजमेंट है। यहाँ पर देखा जाए इसी तरह से एक जिंक का कंटेनर रहता है, और कुछ अलग नहीं है, ये जिंक का कंटेनर है, जिंक का कंटेनर है। और ये कंटेनर देखो एनोड का काम करेगा, और आपको सबको पता है कि एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, आप सबको पता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रेफाइट का रॉड लगा देते हैं। आपको पता है ग्रेफाइट का रॉड इनर्ट होता है, केवल रिएक्शन को प्लेस देता है, साथ में इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है। ये ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड, ये देखा जाए कैथोड का काम करेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबको पता है एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये ग्रेफाइट, यहाँ पर देखो एक मेटल का हम कैप लगा देते हैं, बाहर से आप लोगों को यही नजर आता है, जो कैप ऊपर लगा दिया जाता है यही अपने को बाहर से नजर आता है। दूसरे नंबर पर देखा जाए इसी के एकदम किनारे किनारे देखा जाए हम लोग ब्लैक कलर का कार्बन का पूरा पूरा एकदम हार्ड लेयर लगा देते हैं। स्पेशली ये जो पूरा का पूरा लेयर स्पेशली यहाँ पर ही है, तो इसी में हम करते क्या हैं, यहाँ पर कार्बन ब्लैक, कार्बन को इसमें डाल देते हैं, प्लस ZnCl2। इसका देखा जाए हम लोग यूज स्पेशली यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग स्पेशली बना लेते हैं कार्बन ब्लैक और कार्बन ब्लैक और MnO2 यहाँ पर देखो हम लोग सेट करते हैं, MnO2 इसका यूज करते हैं। और साथ में देखा ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर स्पेशली रहता है, यहाँ पर देखा जाए हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl यहाँ पर हम फिल कर देते हैं पेस्ट बना करके, और यहाँ पर ZnCl2 हम लोग बनाते हैं।
पूरे को देखा जाए यहाँ पर हम एक प्लास्टिक की कोटिंग से इसको हम पूरा कवर कर देते हैं और अपना एक सिंपल सा देखो अरेंजमेंट ड्राई सेल का बन जाता है। फिर एक बार समझिए, यहाँ पर पूरा का पूरा जो ड्राई सेल में जो पूरा पूरा सिलेंडर हमने बना रखा है, ये पूरा का पूरा हमने पूरा एकदम मेटल का देखो ये सिलेंडर ऐसे बना रखा है, ये जिंक का है, एनोड का काम करेगा। साथ में इसमें बीच में देखो ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है जो कैथोड का काम करेगी, मतलब यहाँ पर रिडक्शन होना है। और जिंक के रॉड, जिंक का जो पूरा पूरा सिलेंडर लिया गया है, जो पूरा एकदम से रिंग जैसा सिलेंडर हमने ले रखा है, ये एनोड का काम करेगा। साथ में आपको एक चीज और दिख रही है, देखो कार्बन, यहाँ पर इसकी जस्ट किनारे किनारे देखो कार्बन ब्लैक और MnO2 हम भर देते हैं, और NH4Cl और ZnCl2 ये वाले हिस्से, बाकी वाले हिस्से इसमें भर देते हैं। आज के टाइम में नए जो आपके पास हमारे पास ड्राई सेल आ रहे हैं, वो पूरे में कार्बन ब्लैक, MnO2, NH4Cl और ZnCl2 पेस्ट बना करके एकदम से एक साथ हम इसमें फिल कर देते हैं। तो एक सिंपल सा हमारे पास देखा जाए ड्राई सेल का पूरा एक अरेंजमेंट है ये। अब यहाँ पर देखिए जो रिएक्शंस होते हैं एट एनोड, एनोड सबको पता है नेगेटिव होती है। यहाँ पर जो जिंक है, ध्यान रखना ये सॉलिड है, यही जो जिंक है Zn++ में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक्वस ले लो, इलेक्ट्रॉन देखो ये लूज करेगी। तो आपको दिख रहा है कि एनोड पर जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट को हमेशा, इस सिलेंडर को नेगेटिव चार्ज हमेशा बनाए रखेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। और एट कैथोड, यहाँ पर कैथोड पर देखा जाए कैथोड पॉजिटिवली चार्ज रहेगी। यहाँ पर अमोनियम आयन का यूज हम लोग जो NH4Cl का हमने सोल्यूशन ले रखा है उसको हम लोग स्पेशली लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखो NH4Cl जो है, अगर ये पेस्ट जैसा आपने बना रखा है तो NH4+ और Cl- बनेगा। यहाँ पर देखिए 2NH4+ एक्वस प्लस MnO2, यहाँ पर देखिए एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस केस को देखिएगा। अब यहाँ पर देखो जो हमारा पूरा का पूरा देखो अमोनियम आयन है, NH यहाँ पर MnO2 और H2O, क्या सिचुएशन बनेगी? एक तो देखो इसमें अमोनियम आयन अमोनिया में ब्रेक हो जाएगा, और 2 यहाँ पर MnOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना 2 MnOOH में हमारा कन्वर्जन स्पेशली हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। फिर एक बार देखिए 2NH4+ MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये NH4+ देखो अमोनिया में ब्रेक हो गया, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास एक्स्ट्रा बच गया। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 Mn है, 4 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास MnO और OH, देखने से लग रहा है दोनों हाइड्रोजन यहाँ कंज्यूम हो गए, और चूंकि 2+ था, उस 2+ को न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए। तो ये हमारे पास आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को इस तरह से अपने को समझना है। ये तो हमारा सिंपल सा ड्राई सेल का फॉर्मेशन है, ड्राई सेल हमने कैसे बनाया है। एक चीज और देखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो यहाँ पर अमोनिया का है, अमोनिया का फॉर्मेशन है। अमोनिया जो प्रिपेयर हो रही है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? आपको दिख रहा है इसके अंदर गैस कलेक्ट होगी, और जब गैस कलेक्ट होगी तो इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, तो आपका सेल जो है टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो इस अमोनिया को, अमोनिया गैस को कह सकते हो कि इस सेल को खराब होने से, ब्रेक होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और कॉम्प्लेक्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ZnCl2 जो हमने स्मॉल अमाउंट में इसमें मिला रखा है। यहाँ पर देखिए ये जो ZnCl2 है प्लस 2NH3, यहाँ पर देखा जाए पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ZnNH3 ट्वाइस और Cl2, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो अमोनिया जो गैस बनी जरूर, लेकिन अब अमोनिया गैस देखा जाए ZnNH3 ट्वाइस Cl2 ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई, मतलब कह सकते हो सॉलिड बन करके इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी। तो अंदर कोई प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होगा और हमारा सेल लंबे टाइम तक वर्क करेगा। दूसरी एक प्रॉब्लम और आपको दिख रही होगी कि हमारा जो एनोड है पूरा जिंक का सिलेंडर है, और यही देखो जिंक कंज्यूम हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जिंक पूरा कंज्यूम हो जाएगा, जगह जगह सेल के अंदर होल बन जाएंगे। इसी को हम नाम देते हैं लीकेज, सेल का लीक होना, क्योंकि जगह जगह देखा जिंक हमारा कंज्यूम हो गया, जिंक का सिलेंडर हमने लिया है, और जिंक Zn++ बन करके देखो इलेक्ट्रोलाइट में चला गया, और हमारे पास यहाँ पर जगह जगह जिंक तो बचा ही नहीं, तो होल क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम लीकेज का नाम देते हैं। आज के टाइम में हम लीक प्रूफ ड्राई सेल बनाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसके पूरा किनारे किनारे देखो जिंक के ऊपर पूरा का पूरा एक लेयर स्टील का या टिन का पतला सा एक लेयर यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखो अंदर अंदर जिंक अगर कंज्यूम भी हो गई तो भी ये टिन या स्टील की जो हमने पतली सी लेयर लगा रखी है, अब ये लेयर क्या करेगी, इसको प्रोटेक्शन दे देगी, मतलब इसको लीक होने से बचाएगी। तो आज के टाइम में लीक प्रूफ ड्राई सेल बन रहे हैं। पहले के टाइम में लीकेज बहुत ज़्यादा होते थे सेल के अंदर, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये नई हम लोगों ने तरीका अप्लाई कर रखा है जिससे सेल के लीक होने की प्रॉब्लम ना के बराबर हो, खत्म हो जाए। तो ये लीक प्रूफ सेल इस तरह से हम बनाते हैं। फिर एक बार देखिए, पूरा का पूरा जिंक का सिलेंडर लिया गया है, इसके अंदर ग्रेफाइट का रॉड, ग्रेफाइट पता इनर्ट इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन के लिए प्लेस देगा, खुद रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं। एनोड जो पूरा जिंक का सिलेंडर है एनोड का काम करेगा, जिंक आयन बन करके सोल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिससे कि जिंक की जो पूरी सिलेंडर है हमेशा नेगेटिव चार्ज बनी रहेगी। और ये ग्रेफाइट के रॉड देखो ये पॉजिटिव बनी रहेगी। ग्रेफाइट यहाँ पर कैथोड जो ग्रेफाइट का आपने लगा रखा है, यहाँ पर क्या अमोनियम आयन जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है MnO2, ये भी एज इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रॉन देखो ग्रेफाइट से लेकर के यहाँ पर अमोनिया बन जाएगी, MnOOH बन जाएगा। अब अमोनिया यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट कर सकती है, हमारा सेल ब्लास्ट कर सकता है। इसको बचाने के लिए हमने पहले से ZnCl2 मिला रखा है। तो ये ZnCl2 अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और उसको सॉलिड बना करके स्टोर कर लेता है, इससे अंदर कोई प्रेशर भी क्रिएट नहीं होता। सेल के अंदर देखा जाए जिंक यूज होते होते जगह जगह होल के चांसेस बनते हैं, सेल लीक कर सकता है। इसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा देखो एक स्टील का या टिन का एक ऊपर से कवरिंग बना दी जिंक के ऊपर, के अंदर अगर जिंक यूज भी हो जाए तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जिंक के यूज होने के बाद भी ये जो लीकेज है मतलब इलेक्ट्रोलाइट इसका बाहर नहीं आएगा। ये जो हमारे पास सेल है अप्रॉक्स आप मान सकते हो 1.35 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक का करंट अपने को देता है। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तो क्वेश्चन इसका पूरा वर्किंग आ सकती है, एक तो इसके एनोड और कैथोड रिएक्शंस आ सकते हैं, इसके ओवरऑल रिएक्शन अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा हमारा। साथ में ZnCl2 का यूज क्या है ये पूछा जा सकता है, अमोनिया जो क्रिएट हो रही है उसका हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये सब क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स के बनाए जा सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है जिससे ड्राई सेल का ये पार्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए, अच्छे से आप लोग कर सकते